Hello, my dear student. Welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK सर। आज हम लोग कैलकुलस पढ़ने वाले हैं और कैलकुलस को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। आप ऐसे कह सकते हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। We know that differential is the unique tangent of the curve at the given point। यानी किसी कर्व पे किसी दिए गए बिंदु पर या पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट खींचते हैं, इसका मतलब उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उस पॉइंट पर। इसको चेक करने के भी तरीके हैं हमारे पास, और वो है डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। इससे हम चेक कर लेते हैं कि कोई फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब, डिफरेंशिएशन अगर किसी ने बोला या आप स्वयं बोल रहे हो तो इसका मतलब होता है यूनिक टेंजेंट। अगर यूनिक टेंजेंट नहीं है तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। और वही इंटीग्रेशन का मतलब होता है जस्ट इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन को हम लिखने का जो तरीका है ये है ddx ऑफ fx या dy बाई dx, या इसको हम f डैश x कह सकते हैं या y डैश कह सकते हैं। ये है यूनिक टेंजेंट। हमने कहा इसका मतलब एक और खास बात, dy बाई dx का मतलब भी स्लोप ही होता है। dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप। और इसे हम ज्योमेट्रिकली भी दिखा सकते हैं। कैसे? कोई भी कर्व है ऐसे, इस पॉइंट पर एक कोई टेंजेंट अगर खींचा जाए तो ये टेंजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्स एक्सिस से ये जो लाइन आ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, और ये इस कर्व के पॉइंट से खींची हुई लाइन का स्लोप है। दैट इज नोन एज द डिफरेंशिएशन एट दिस पॉइंट, गिवन पॉइंट जो भी दिया गया, दिस इज द पॉइंट। और हम ये भी जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स। और ddx ऑफ एक्स टू दी एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। तो यहां पे हम यूं ही कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2x एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ड्यू टू दिस रीजन। और बच्चों एक और खास बात कि यदि किसी भी कर्व पे हम टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं यूनिक टेंजेंट, तो उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूं कि अगर हम लोग मॉड एक्स की बात करें, fx इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का फिगर ऐसे बनता है कुछ, और इस पॉइंट पर जो x इज इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट पर हम लोग उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है। शार्प कॉर्नर का मतलब एकदम तीक्ष्ण स्लोप, शार्प कॉर्नर, तीक्ष्ण कोना, जिस पर हम यहां पर हम एक टेंजेंट नहीं खींच सकते। वहां पर कोई भी टेंजेंट अगर इस प्रकार है कर्व, तो यहां पर हम सिंगल कोई भी कर्व टेंजेंट नहीं खींच सकते। इसलिए किसी भी कर्व का इस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्मूथ कर्व होना चाहिए,
डिफरेंशिएशन के लिए। ये इस डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके उलट इंटीग्रेशन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन जो होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग ddx ऑफ x पावर 4 करते हैं तो 4x क्यूब होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो यह हमें मिलना चाहिए, और इसका यानी 4x क्यूब का इंटीग्रेशन तो निश्चित रूप से हमें बिना सोचे समझे x पावर 4 लिख देना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये इसको हमने डिफरेंशिएट का ये मिला, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो मिलना चाहिए। सेम एज द सेम वे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अगर हमें sin x मिलता है तो पहले इंटीग्रेशन नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर ddx ऑफ sin x है cos x, तो निश्चित रूप से इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x मिल जाएगा। अभी हम और भी किसी बात की बात नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि अगर हमने साइन को डिफरेंशिएट किया तो cos x और cos को इंटीग्रेट किया तो sin x। ये बात सीधा सीधा हमें समझ जाना चाहिए। अब हम इसके साइन पर कि इंटीग्रेशन का क्या साइन है और उसके आधार पे हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम इंटीग्रेशन के साइन की बात करें तो ये साइन आपका इंटीग्रेशन का होता है, और अगर इसके साथ ही साथ डिफरेंशियल का ddx आप जानते हो, लेकिन एक स्पेशल कंसेप्ट अगर है कि इंटीग्रेशन ddx हो और इसका इंटीग्रेशन ले लिया जाए तो ये सीधे सीधे हमको fx दे देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें समझना चाहिए, इंटीग्रेशन ddx ऑफ fx। और ये अब इंटीग्रेशन में हम कुछ और जानना चाहते हैं, एक बात और कि यहां से अगर हम डिफरेंशियल का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब अगर हम किसी कर्व का स्लोप समझते हैं तो हमें इंटीग्रेशन का मतलब भी समझना चाहिए। इंटीग्रेशन जो है लिमिट है, जैसा हम आगे पढ़ते हैं तो यही सिखाता है वो कि किसी भी कर्व, किसी भी लाइन को अगर हमें इंटीग्रेट करना है कर्व को, तो उस लाइन को, उस फिगर को एक पतले पतले स्ट्रिप में, n स्ट्रिप में बांट दें और एक स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसका पूरा एरिया या उसका इंटीग्रेशन मिल जाता है। तो ये कंसेप्ट है, और इंटीग्रेशन की मदद से हम किसी कर्व का एरिया, किसी सॉलिड ज्योमेट्री यानी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब निकालते हैं इंटीग्रेशन के माध्यम से। इसलिए इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के जीवन में काफी इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा फिजिक्स में मिलता है, उसके बाद केमिस्ट्री। यानी जिसको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आएगा, मेरा ख्याल है कि उसे फिजिक्स में भी निश्चित रूप से परेशानी होगी। इसलिए फर्स्ट ईयर में आप लोग पहुंचते हो तो सबसे पहले आपका सामना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से होता है, और बच्चे परेशान भी रहते हैं को फर्स्ट ईयर के कोर्स में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है भी तो बाद में है, इसे स्टार्टिंग में होना चाहिए था, क्योंकि फिजिक्स में स्टार्टिंग में ये पढ़ा है, तो फिजिक्स के एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट में ये दिया जाता है। अब आगे हम इंटीग्रेशन का स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं कि आप लोग एक देखते होंगे कि किताबों में लिखा रहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन fx ये आता रियल और साथ ही साथ में c आता है। ये इसका एक खास फीचर है, और हमें जानना चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ fx करते हैं तो fx के साथ साथ ये c आता है, क्यों आता है और कैसे लिखा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूं, जिसे हम स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन का नाम दे रहे हैं।
स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जरा देखिए, हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों को रिलेट कर रहे हैं। एक फंक्शन लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी डी एक्स ऑफ y। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और ये 2x होता है। लेकिन अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तब भी तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा, और 1 का डिफरेंशियल 0 होता है। 2x स्क्वायर का 2x और 1 का 0 होता है। और इसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये हमें मिलेगा 100%। इसे भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा। एज द सेम वे, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी डिफरेंशिएट करने पे 2x ही मिलेगा, क्योंकि फिर माइनस 1 का 0 हो जाएगा। फिर इसे इंटीग्रेट करें तो ये मिलना चाहिए। एक और बात लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 करते हैं तो भी हमें 2x ही मिलता है। हम एक बात तो स्पष्ट समझ रहे हैं कि इसका डिफरेंशियल ये होता है, क्योंकि इस देखो अब ये कर्व जैसा भी हो, इस पे अगर एक निश्चित पॉइंट पर हम स्लोप निकालेंगे तो इक्वल ही होगा, एक्स एक्सिस के साथ वो इक्वल एंगल बनाएगा, क्योंकि चाहे इसका कर्व बना या इसका, तो ये सभी एक दूसरे के पैरेलल कर्व दिख रहे हैं। तो इसका जो स्लोप होगा किसी खास पॉइंट पर भी बराबर होगा, इसलिए डिफरेंशिएशन यही आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम इंटीग्रेट करें बच्चों, जैसे इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला एक बार मैं लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, पावर वाला फॉर्मूला है ये, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c अकॉर्डिंग टू दिस। और एक बात और जानना होगा कि n प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 और n नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसी के बगल में एक और फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं कि 1 अपॉन x dx, ये log x होता है, क्योंकि x टू द पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मना ही किया गया है, यहां पर इसके लिए डिफाइन नहीं है। आइए अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो जरा इंटीग्रेट करके देख भी लेते हैं हम लोग कि 2x को इंटीग्रेट करें तो क्या होगा इन dx। तो निश्चित रूप से हमें एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, और हम देख भी रहे हैं कि x टू द पावर 1 है, तो ये अगर हम इंटीग्रेट ही कर रहे हैं कि अगर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और 2 इसके साइड में लिखा हुआ है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ c लिखना चाहिए, हम लिख भी दे रहे हैं। तो क्या मिला हमको कि 2x स्क्वायर अपॉन 2 कट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम इस डेफिनेशन पे चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में ये दिख रहा तो ये मिलना चाहिए, ये दिख रहा तो ये मिलना चाहिए, तो ये तो मिल गया। फिर आगे कुछ हमको दिख नहीं रहा है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर हम ये केवल एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और आगे अगर हम लोग न तो 1 दिख रहा है, न -1, न 2, कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसके आगे हम कुछ लिख भी नहीं सकते। और नियमानुसार अगर हम कांस्टेंट ऑफ c लिखते हैं तो बस कांस्टेंट ऑफ c लिख सकते हैं। लेकिन ये कहां क्लियर हो रहा है कि c की वैल्यू -1 होगा कि +2 होगा कि +1 होगा कि -1 होगा, कुछ भी तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो अब यहां पे एक प्रश्न उठता है कि c की वैल्यू आएगा कहां से। तो c की वैल्यू हमें आगे मिलता है, और ये हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं कि c की वैल्यू निकलेगा कैसे, और ये हम कंफर्म नहीं कर सकते इसकी कितना आएगा। यही कारण है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये c लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ये 2 + 2 आएगा कि -1 आएगा कि +1 आएगा। तो अब इस बात का उत्तर हम
ज्योमेट्रिकली दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हमें ज्योमेट्रिकली बता दे रहा, और ये अज्ञाती होने के नाते मतलब इसकी वैल्यू हम नहीं पता कर सकते तुरंत इसके इंटीग्रेशन करके, तो इसीलिए ये होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास एक बात कहने को है कि हम इंटीग्रेशन को दो भागों में तोड़ सकते हैं, और वो दो भाग होगा हमारा कि इंटीग्रेशन में दो पार्ट में है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट में ही ये आता है कि c की वैल्यू निश्चित नहीं रहती है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन डेफिनेट में c आता ही नहीं है, क्योंकि ये एक निश्चित दायरे में ही इंटीग्रेट किया जाता है, इसलिए इसका और ये एक नोन क्वांटिटी होता है जो इंटीग्रेट करे तो इसकी वैल्यू हमें पता होगा, क्योंकि कुछ में कांस्टेंट होगा ही नहीं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला है कि a टू b, यानी हम एक निश्चित दायरे में इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को, तो ये होगा dx इज इक्वल टू कांस्टेंट यदि fx, और ये जो वैल्यू है a टू b हम पुट कर देंगे तो ये fb माइनस fa होता है, ये fb माइनस fa हो जाता है, fb माइनस, पहले ये यूज करेंगे फिर इसको यूज करेंगे, इसमें कहीं भी c नहीं होता, और मान लो कि हमने c लगा भी दिया तो ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि देखो इसको मैं ऑपरेट कर दे रहा हूं इस तरह से, c लगा के भी ऑपरेट कर दे रहा हूं कि a टू b fx dx, और अगर ये कांस्टेंट ऑफ c और a टू b, तो पहले b अगर ऑपरेट करेंगे तो fb प्लस c माइनस fa माइनस c, और c कैंसिल होगा तो fb माइनस fa आ जाएगा, तो c अपने आप गायब हो जाता है इसमें से, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है, पर यहां c गायब नहीं होता है इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली बता दे रहे हैं, यहां ज्योमेट्रिकली भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यों हम लोग इसको नहीं लिख पाते हैं, तो इसके पीछे सिंपल सा एक तर्क है कि ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और यहां पे ये हो गया, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और ये नीचे अगर इसी के पैरेलल यहां जा रहा है तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और एक और हम ऊपर की तरफ यहां से आगे ले जा सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, पर एक निश्चित एक लाइन खींचते हैं जो y के पैरेलल होगा, और x इज इक्वल टू ये होगा, तो x इज इक्वल टू a पर इन सभी कर्वों का टेंजेंट अगर हम लोग निकालें तो देखेंगे कि ये टेंजेंट सीधा यहां आकर मिलेगा, और ये एक पैरेलल लाइन बनाती है ऐसे जाकर, तो ये जो एंगल आप देख रहे हो सबका स्लोप सेम है, क्योंकि ये सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इस वजह से इन सब का ये अलग अलग इक्वेशन होते हुए भी इनका डिफरेंशियल सेम दिखाई दे रहा है इस पैरेलल होने के नाते। पर वापस जब हम यहां से इधर की तरफ चलते हैं इंटीग्रेशन, यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन जब हम लोग चलते हैं तो हमें ये कांस्टेंट नहीं मिलते हैं, तो इसी कांस्टेंट को बताने के लिए हम c का प्रयोग करते हैं, और यही कारण है कि इसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है बच्चों। अब मैं कुछ फार्मूले के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा, ये फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, अलजेब्रा पर
इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो x टू द पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ c, और n प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नीचे है जीरो नहीं हो सकता, तो n इज इक्वल टू माइनस वन, मानी n इज इक्वल टू माइनस वन पे डिफाइन नहीं हो सकता, तो इसीलिए वन अपान एक्स dx का इंटीग्रेशन log x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ ddx ऑफ log x जो होता है वन अपान x होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन log x होगा। a टू द पावर x dx जो होता है a टू द पावर x अपान log ae प्लस कांस्टेंट ऑफ c, इसके पीछे भी है कि ddx ऑफ a टू द पावर x होता है log a टू द पावर x log a टू द पावर x log ae, और इसका जब इसको भी इंटीग्रेट करें तो ये मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx बराबर e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ c होता है। ये डिफरेंशियल है, ये इस इंटीग्रेशन है, और ये इसी का जितने भी डिफरेंशियल होते हैं उन सब का हम इंटीग्रेशन भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्रमशः, ये तो हमारा पावर वाले जो फॉर्मूले हैं, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सिंपल हो गया, ये सिंपल हो गया। अब मैं उस पे चल रहा हूं, क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल में अगर हम लोग चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे डिफरेंशियल देख लीजिए कि ddx ऑफ साइन x जो होता है cos x होता है, इसलिए हम यहां पे cos x का डिफरेंशियल जो होगा निश्चित रूप से sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ c होगा, और ddx ऑफ यहां पे cos x है तो माइनस sin x होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ जब sin x की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ c होता है। फिर यहाँ पे ddx ऑफ जब tan x की बात करते हैं तो sec स्क्वायर x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ हम tan की बात करें नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन लगता है, तो sec स्क्वायर x dx बराबर tan x होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ c होगा। हम लोग सीधा अभी tan की बात, जिसका डिफरेंशियल होगा उसी का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 7.1 एक्सरसाइज में, इसलिए उसी के दायरे में हम फार्मूला लिख रहे हैं अभी। फिर ddx ऑफ हम cot x की बात करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, इसीलिए हम यहां लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और हम लोग sec x और tan x की भी बात करेंगे। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अब जरा हम लोग यहां पे ddx ऑफ sec x की बात करते हैं। ddx ऑफ sec x होता है sec x tan x। तो यहां पर अगर हम लोग sec x tan x की इंटीग्रेशन की बात करें तो सिंपली sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ c होगा, और उसी तरह से ddx ऑफ अगर हम cosec x की बात करते हैं, cosec x ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो सिंपली जब हम cosec x और cot x का इंटीग्रेशन लेने चलते हैं तो हमें मिलता है माइनस cosec x प्लस cot x इंटीग्रेशन मिल जाता है। तो इस तरह से हम जो भी t रेशियोज हैं उनका डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों सामने आपके आ गया। और इसमें अभी हम tan और cot का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, जब आपको मैं सब्स्टिट्यूशन सिखा दूंगा तो फिर हम लोग उसका डिफरेंशियल सीखेंगे। अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं।
और हम देखते हैं, अभी इस साइड में मैं लिख दे रहा हूं कि ddx ऑफ, हम लोग साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो ये आता है √1/√x²। तब इसी प्रकार से हम इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, √1 - x² dx है तो 100% हम साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ c लिख देंगे। फिर उसी तरह से ddx ऑफ cos इनवर्स x की बात करें तो ये -1/√1 - x² होगा। तो फिर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, √1 - x² dx, तो ये होता है cos इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये बात आसानी से याद किया जा सकता है कि अगर 1/√1 - x² है तो साइन इनवर्स x, और -1 अगर यही 1 - x² है तो cos इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन होगा। ये बात बहुत ही सिंपली जाननी चाहिए। अगर हम ddx ऑफ tan इनवर्स x की बात करते हैं तो 1/1 प्लस x², और जब हम ddx ऑफ cot इनवर्स x की बात करेंगे तो -1/1 प्लस x² आएगा। तो यहां पर थोड़ा सा ये डिफरेंट भी है और याद भी आसानी से हम कर सकते हैं। क्या लगाकर, बहुत ही सिंपल है, 1/1 प्लस x² dx है तो हम सीधे लिखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ c होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको 1 माइनस लिखते हैं तो माइनस की पोजीशन में हमें क्या मिलेगा, सीधे सीधे हम देखो, अगर हम -1/1 प्लस x² लिखते हैं dx तो हमें क्या मिलता है, cot इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ c मिल जाता है। फिर जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ddx ऑफ ddx, अगर हम sec इनवर्स x की बात करते हैं तो हमें मिलता है 1/x √x² -1, और फिर इंटीग्रेशन जब हम लोग इसका करते हैं 1/x √x² -1 dx, तो हम आसानी से sec इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ c लिखकर समाप्त कर देते हैं इसको। अब जरा चलिए एक और है, इमेज लिख दे रहा है, ddx ऑफ, जब हम कोसेक इनवर्स x की बात करते हैं तो -1/x √x² -1 है। तो फिर हम इसी बात को लिखते हैं कि 1/x √x² -1, और यहां माइनस लिख देंगे dx, तो ये होगा कोसेक इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमें जानना भी चाहिए। चलिए हम इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तो क्योंकि ये लिखने की सीमा से बाहर जा रहा है। यहां पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, ddx ऑफ कोसेक इनवर्स x, ये होता है -1/x √x² -1, और इसी का जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग -1/x √x² -1 dx, तो ये मिलता है कोसेक इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों को याद करके हम लोग आसानी से अपने इंटीग्रेशन वाली जो चैप्टर 7.1 है इसको हम लोग आसानी से लगा सकते हैं बच्चों। इसलिए ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब इंटीग्रेशन में हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन 3 प्रकार से हम लोग अभी फिलहाल इंटरमीडिएट में सीखेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इनको समझ करके फिर हमें 7.2, 7.3, 7.1 में तो इसी से काम चल जाएगा। और आपने देखा होगा कि देखेंगे कि 7.1 जब मैं लगाऊंगा तो ये काफी सारे के सारे फॉर्मूले उसमें यूज्ड होंगे और तो कोई फॉर्मूला बचता नहीं मेरे ख्याल से। तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और इन फॉर्मूलों के साथ आगे बढ़ेंगे।
वन के लिए जो जरूरी है उनमें से एक फॉर्मूला और है इसको कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो ये इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होकर हम ये एफ एक्स और डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स और डी एक्स पे पहुंच जाता है। उसी प्रकार से किसी कांस्टेंट के साथ अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है तो ये कांस्टेंट हर हाल में बाहर होगा और एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। फिर इस तरह से हम 7.2 में आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर के इन फॉर्मूलों को लेकर हम 7.2 में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम कुछ सिंपल सा एक एग्जांपल दे देते हैं जिससे कि ये फॉर्मूले थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को तो हम इसे 5 को बाहर कर देंगे, x स्क्वायर dx कर लेंगे जिससे 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c कर पाएंगे। और इसी तरह से अगर हम x क्यूब प्लस cos x को इंटीग्रेट करने चल रहे हैं तो हम देखेंगे इस फॉर्मूले से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x क्यूब dx प्लस cos x dx, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ये x पावर 4 अपॉन 4 होगा और cos का जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ sin x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ c, जिससे हम आसानी से इस फार्मूले को भी समझ सकते हैं। और एक हल्का सा एग्जांपल लेकर इसको मैं बंद कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x dx कैसे करने वाले हैं हम लोग, फिर या 1 अपॉन x इस क्यूब dx, या फिर इस तरह से एक सवाल है e टू द पावर log बेस e x dx, या a to the power log बेस a x 5 dx कैसे करेंगे। या फिर एक सवाल और है कि e to the power 5 log बेस e x माइनस e to the power 4 log x बेस e अपॉन e to the power log 3 log बेस e x माइनस e to the power 2 log बेस e x dx। ये बहुत कठिन नहीं है, कुछ फार्मूले हैं जिनके मदद से हमें करना होगा और ये फार्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं कि एक फार्मूला है e टू द पावर log बेस e x बराबर x होता है, या a टू द पावर log बेस a x इज इक्वल टू b x होता है। ये हम जहां पे log बता रहे हैं जिस वीडियो में ये फॉर्मूले भी बताए गए हैं और वहां से आप इसको देख सकते हो। ये पहला सवाल तो बहुत ही सिंपल है, अगर x पावर 6 dx है तो ये x पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c अर्थात x टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ c हो जाएगा। ये अंडर रूट x है तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2 dx, और ये आसानी से हम x टू द पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, या x टू द पावर 3/2 और नीचे 3/2 2/3 में बदल जाएगा ऊपर जाकर के, और इस तरह से हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x है तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ये x टू द पावर माइनस हाफ को इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, तो ये होगा x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1, दैट मीन्स x टू द पावर हाफ होगा, नीचे भी हाफ होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ c, यानी 2x टू द पावर हाफ प्लस कांस्टेंट ऑफ c, यानी 2 अंडर रूट x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है।
जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ है dx, तो ये ऊपर ले जाएंगे x माइनस 3 dx। बस ये पावर -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। x टू द पावर -3 + 1 -3 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, x टू द पावर -2/-2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और 1/2x² आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले को लेते हैं, e टू द पावर log बेस ex dx, और वास्तव में इसका मतलब x dx होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला देखिए वहां लिखा हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला होता है e टू द पावर log बेस ex बराबर x होता है, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा x² प्लस कांस्टेंट ऑफ c होगा। ये भी जो है a टू द पावर log बेस ax है, इसका मतलब भी x होता है सिंपली x dx, तो इसका उत्तर भी वही होगा x² प्लस कांस्टेंट ऑफ c, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला a टू द पावर log बेस x बराबर x होता है। और इसी से ये जो आगे ये जो हमने एग्जांपल लिख रखा है, इसे मिटा देता हूं। ये एग्जांपल जो हमने लिया हुआ है ये भी उसी प्रकार का एक सवाल है। इसको देखिए, एक फॉर्मूला और मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक फॉर्मूला है कि log m टू द पावर n बराबर n log m होता है। तो यहां पर इस फॉर्मूले के हिसाब से ये देखो 5 है, तो e टू द पावर हो जाएगा log बेस e x टू द पावर 5, ये होगा e टू द पावर log बेस e x पावर 4, क्योंकि ये 4 इसके पावर में चला जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, अपान e टू द पावर log बेस e x³ होगा। उसी तरह से ये होगा log बेस e x² होगा। तो फाइनली अब इसका मतलब हो गया x पावर 5 माइनस x पावर 4 और x³ माइनस x² dx। यहां से ऊपर से x पावर 4 कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा x माइनस 1, नीचे भी x² कॉमन, तो x माइनस 1 dx, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा सिंपली x² dx, और जो x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ c इसका आंसर होगा, और ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे। और 7.1 इसके बाद में बताने वाला हूं, इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा आप लोग। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।